पाइल्स बिल्कुल भी खतरनाक बीमारी नहीं है। पाइल्स की समस्या बहुत ही एक आम समस्या है और इसका इलाज 100% संभव है। पहले के जमाने में ऐसा कहा जाता था कि पाइल्स वापस आ जाता है सर्जरी करने के बाद, सर्जरी नहीं कराना चाहिए, दवाइयां खाना चाहिए। तो मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि पाइल्स जो नली खून की नलियों का थक्का के मस्से बन जाते हैं उसके कारण पाइल्स होता है। ये चमड़ी के मस्से नहीं होते हैं। और जब ये गुच्छे बन जाते हैं तो इसका ऑपरेशन ही एक समाधान होता है। 4 प्रकार के ग्रेड्स होते हैं इसमें। और आज के जमाने में चीरा फाड़ी मार के नहीं किया जाता है। हम लोग स्टेपलर्स आ गए हैं जिसे MIPH कहा जाता है, स्टेपलर्स के माध्यम से करते हैं। अन्यथा लेजर्स के माध्यम से भी किया जाता है और ये 100% क्योरेबल बीमारी। रिकरेंस रेट जैसे कहते हैं, वापस होने की संभावना एकदम ना के बराबर रहती है। और बिना चीरा फाड़ी के किया जाता है तो अमूमन उसी दिन एक डे केयर सर्जरी हो गई है। सुबह आप भर्ती करते हैं इनका स्टेपलर के माध्यम से या फिर लेजर के माध्यम से। जिस तरीके का पाइल्स का ग्रेड है, छोटा बड़ा, उसके हिसाब से इलाज करके सेम डे उसी दिन शाम को डिस्चार्ज कर दिया जाता है मरीज को। पाइल्स में मरीज को दिक्कत ये आती है कि उनको लेटरिन के रास्ते से मल में खून गिरता है, लाल रंग का खून गिरता है। कब्जियत जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं उसकी समस्या होती है। जब भी वो लेटरिन जाता है करने के लिए तो उसको बहुत दर्द होता है और साथ में खून खून उसको गिरता है। इसके कारण क्या होता है, मरीज कई बार कॉन्स्टिपेशन में चले जाते हैं और इसके कारण मरीजों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अक्सर हमारे हिंदुस्तान में ये प्रथा चलती है कि बवासीर हो गया है, इसे एक लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, खुद से दवाइयां खा लेते हैं जाके और पैड्स लगाते हैं और शर्माते हैं लेकर। तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। पाइल्स एक बहुत ही आम समस्या है। इससे बहुत चीजों से हम इससे बचाव भी कर सकते हैं अगर हम अच्छा खाना खाएं, बिना मिर्च मसाला खाना खाएं, जो पौष्टिक खाना खाएं जिससे पेट साफ रहे। तो हम इससे पाइल्स होते भी नहीं है और अगर हो जाए तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर मरीज एनीमिया की शिकायत बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि इतना खून गिर जाता है कि जो बॉडी में जो न्यूट्रिशन का मेन सप्लाई है वो आपके ब्लड के द्वारा ही समझेगी सप्लाई। और मरीजों को कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्लोटिंग टाइप की होने लगती है, वो कुछ खा नहीं पाता है, कुछ भी खाता तो गैस बहुत ज्यादा बनती है, खट्टी डकारें भी आगे आने लगती हैं। और लैट्रिन का रास्ता छोटा होता है तो उसके बाद में वो फिशर भी बन जाता है, लैट्रिन का रास्ता कट जाता है, वो ढंग से बैठ भी नहीं पाता है, चलने में भी उसको कई बार तकलीफ होती है, लैट्रिन नहीं जा पाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास आए, विशेषज्ञ सर्जन्स के पास आए, वो प्रॉपर तरीके से जांच करेंगे और प्रॉपर आपको सलाह देंगे। देखिए, कुछ बीमारियां मैं आपको भी बता दूं और मैं अपने हर मरीजों को ये बात बोलता हूँ, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो दवाई गोलियों से ठीक हो सकती है। हम भी यही प्रयास करते हैं कि हम दवाइयों से ही कोशिश करें ठीक करने का, लेकिन कई बार ऐसी स्टेजें बन जाती हैं जहाँ दवाई गोलियों से असर नहीं होता, उसका सिर्फ इलाज करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। और आजकल इतना एडवांस आ चुका है सर्जिकल फील्ड में कि हम हमारी भी यही कोशिश रहती है कि मरीज जल्दी स्वस्थ हो, जिसे कहते हैं अर्ली रिकवरी हो, ज्यादा ब्लीडिंग ना हो, लेस पेन हो, ताकि मरीजों का भी ज्यादा कोई भी परेशानी ना हो। इसीलिए आजकल लेजर्स और स्टेपलर्स आ गए हैं जिसके माध्यम से हम करते हैं और सेम डे मरीजों को डिस्चार्ज करते हैं, ताकि वो अगले दिन हम उनको रूटीन डाइट धीरे धीरे चालू कराते हैं। हाई फाइबर डाइट लेने को बोलते हैं, बहुत सारे लिक्विड्स लेने को बोलते हैं और बोलते हैं सब खाना खाए लेकिन मिर्च मसाला, गरम धनिया पाउडर, लाल मिर्च होते हैं, नॉर्मल सात्विक भोजन से धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। और अक्सर मरीज काफी स्वस्थ होते चले भी जाते हैं और अपने रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज में अगले दिन से या अगले के अगले दिन से वो काम करने की शुरुआत कर देते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज की सर्जरी से पहले उसको दवाइयों से ही ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। और पहले के जमाने की प्रथा चलती आ रही है, लोग एक दूसरे के जो कहते हैं कि एक के कान में बात डाल दी नहीं तो सर्जरी फेल हो जाती है, ये वापस आता है। मैं मानता हूँ कि पहले जो धागे मार के सर्जरी करी जाती थी, झाड़ सूत्र जिसे कहते हैं की जाती थी, इससे रिकरेंस रेट होती है क्योंकि बेसिकली वो एक खून की नलियों के थक्के बनने का मस्सा बन जाता है। सबसे पहली बात तो एक मिसकंसेप्शन हटाना है कि वो चमड़ी का मस्सा है, चमड़ी का मस्सा नहीं है, वो खून की नलियों का मस्सा बन जाता है।
तो खून की नलियों का मस्से को जब तक हम उसको नहीं बांध करेंगे इलाज, तब तक वो लेटरिन का रास्ता वैसे छोटा सा होता है, और ऑलरेडी प्रेशर से हम लेटरिन आ रही होती है, रास्ता छोटा हो जाता है बवासीर होने के कारण, क्योंकि मस्से बन जाते हैं, तो वो ऊपर से निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लीडिंग होगी। जब तक वो मस्सों को हटाया नहीं जाएगा तब तक मरीज कैसे ठीक होगा? ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे वो रिग्रेस होता हो। तो हम मरीज को यही समझाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें बताते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस बताते हैं दूसरे मरीजों का। एक प्रॉपर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो हम मरीज को प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद इनकी सर्जरीज करते हैं, और धागे से करने के बाद धागा खुल जाता है, इसके कारण रिकरेंस हो जाता है। लेकिन स्टेपलर और लेजर से क्या होता है कि वो बेस से, जड़ से ही वो जो खून की नली का मस्सा उसको निकाल दिया जाता है। सबसे पहले मरीज के जो पाइल्स उसको हम ग्रेडिंग करते हैं, डायग्नोस करते हैं। कई बड़े होते तो हम कोलोनोस्कोपी भी करवाते हैं, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं किस ग्रेड का है। अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो हम लेजर्स के द्वारा करते हैं। लेजर्स में 10 मिनट या 15 मिनट की सर्जरी से लेजर्स के द्वारा जो मस्से के बेस में जाकर उसको जला देते हैं, और वो पाइल अपने आप रिग्रेस होकर बाहर आ जाता है, श्रिंक कर जाता है जिसे कहते हैं। दूसरा, हम स्टेपलर्स यूज करते हैं, इसमें टाइटेनियम के स्टेपलर्स होते हैं। वो स्टेपलर हम जाते हैं बेहोशी देने के बाद, और स्टेपलर के माध्यम से जो पूरा एलियल एरिया का जो डेंटेड लाइन कहते हैं उसके बियॉन्ड जाके हम उसको स्टेपल करते हैं, और जहां से उत्पन्न हो रहा है पाइल्स बेस, जो खून के नलिये के जो मस्से उत्पन्न हो रहे हैं, वहां से स्टेपल करके पूरा पाइल बाहर आ जाता है। पहले हम क्या करते थे कि धागे बांधते थे, जिसे कहते हैं टाँके लगाते थे, या धागे बांधते थे। और धागा तो अगर अगर लूज हो गया, या बाई चांस ज्यादा पेशेंट प्रेशर में आया, या कॉन्स्टिपेशन ज्यादा बढ़ा, तो वो धागा खुल के बाहर आ जाता है। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी, कई बार पाइल्स को हम कॉटरी की मदद से जलाते थे, काटते थे, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ भी काटेंगे तो वो ब्लीड करेगा। तो ये ब्लीडिंग होने के कारण, और पेशेंट 2-2, 3-3, 4 दिन तक एडमिट रहता था। उसके बाद उसको गर्म पानी में, जिसे सिट्स बाथ कहते हैं, गर्म पानी में बैठा के रखते, तो एक लंबी प्रक्रिया 7-8 दिन तक की प्रक्रिया रहती थी। फिर 10-15 दिन तक वो टैबलेट्स मेडिसिन जाता ताकि इन्फेक्शन ना हो। आज के जमाने में ये चीजें टोटल खत्म हो गई हैं। नाउ इट इज अ डे केयर सर्जरी। सुबह एडमिट करते हैं, स्टेपलर के माध्यम से करते हैं, ये एक ब्लडलेस सर्जरी है, पूरा स्टेपल हो जाता है अंदर जहां से पाइल्स उत्पन्न हो रहा है, और शाम तक पेशेंट जैसे ही स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद जैसे होश में आता है, रात तक उसको डिस्चार्ज कर देता है। सिमिलरली लेजर्स में अंदर से जला देता है, प्रैक्टिकली इसमें कोई ब्लीडिंग होती ही नहीं है। ऑफ कोर्स टेक्निकल स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सर्जन का एक लॉन्ग लर्निंग का है इसमें। जैसे जैसे वो टेक्निक सीखता है वैसे वैसे वो करते हैं, और ये बहुत ही बेनिफिशियल सर्जरी है, क्योंकि पेशेंट अमूमन अगले दिन से ही काम पे अपने लौट जाता है, उसका खाना पीना भी अच्छा न्यूट्रिशन लेता है, और अमूमन मरीजों को वापस फॉलो अप बैक में कोई कंप्लेंट नहीं होती है। तो आज के जमाने में कोई ड्रेसिंग्स तो इसमें होती नहीं, क्योंकि पूरा स्टेपल से बाहर आ गया है, या लेजर के माध्यम से जला दिया गया है। तो प्रैक्टिकली इट्स अ ब्लडलेस सर्जरी एंड नो ड्रेसिंग इज रिक्वायर्ड। नंबर 1, हम पेशेंट को सर्जरी के 4 घंटे बाद ही लिक्विड्स, क्लियर लिक्विड्स नारियल पानी से स्टार्ट कर देते हैं, और शाम तक उसको हम हल्का खाना खाने को बोलते हैं, जैसे दही खिचड़ी खा ले, पोहा खा ले, फल खा ले, पपीता, केला। धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली सॉलिड फूड तक हम ले जाते हैं, और पेशेंट को इतना ही बोलते हैं कि कुछ भी ऐसे पदार्थ ना ले जो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट है, जैसे मैदा, तेज मसाले, तेल, डालडा, इनको हम अवॉइड करने को बोलते हैं। नेचुरल, नॉर्मल, सिंपल सादा खाना खाएं। तो आज का एंटीबायोटिक्स भी नहीं लेते, वो भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का इन्फेक्टिविटी कुछ है या नहीं, या कहीं मल के साथ कोई पस तो नहीं है, तो या पेशेंट डायबिटिक तो नहीं, तभी एंटीबायोटिक भी एडवोकेट करते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर, तो हम एंटीबायोटिक्स भी नहीं देते। आजकल एंटीबायोटिक्स का भी चलन बहुत कम हो गया है, ज्यादा एंटीबायोटिक्स देना नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिकली अगले दिन से, इस शाम से ही, सर्जरी के 4 घंटे बाद से खाना पीना, हल्का खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं, और रात तक या अगले दिन डिस्चार्ज करते हैं। उनको यही बोलते हैं कि जो भी खाए, हाई फाइबर डाइट एंड हाई प्रोटीन डाइट। इसका मैं कोई 100% सक्सेस रेट तो बोलूंगा नहीं, पर कंपेयर टू ओल्ड टाइम्स, जो पुराना टाका चीरा मार के आया था, इट हैज गॉट 150 to 170 टाइम्स मोर सक्सेसफुल। और रिकरेंस रेट जो है वो 4 से 5% ही रिकरेंस रेट रहते हैं, प्रोवाइडेड एडिक्वेट मेजर्स लिए जाए, प्रोवाइडेड प्रॉपर सर्जरी की जाए।